myself Raghavan Mishra, MBBS second prof student at ASMC Bhailai. So दोस्तों वेलकम टू माय चैनल प्री मेडिको। इस चैनल पर हम अभी पढ़ा रहे हैं 12th के पोर्शन की एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, आपको समझाते हुए कि आप कैसे पढ़ सकते हैं इस नीट को क्वालिफाई करने के लिए जो अभी 1 महीने बाद है। आप आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और किस तरीके से हमको अप्रोच रखनी है उस तरीके से जान सकते हैं कि हमें क्या चैप्टर पढ़ना है। अभी इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जो कि जेनेटिक्स का यूनिट है। जेनेटिक्स क्या है? जो ट्रेट्स हैं जो हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जा रहे हैं या फिर पेरेंट्स से डॉटर में जा रहे हैं या फिर सन में जा रहे हैं, ट्रेट्स कैरेक्टर्स, उनकी स्टडी जेनेटिक्स कहलाती है। ठीक है, और उनके बेसिस क्या है, जो ये पूरी यूनिट है 3 चैप्टर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। पुराने से नए कैसे बने, हम इंसान कैसे बने, पहले क्या थे अभी क्या है, इन सभी की स्टडी को हम जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में इंक्लूड करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। क्यों? क्योंकि ये देती है 16 to 18 क्वेश्चंस। कितने? 16 to 18 क्वेश्चंस। कितने? 16 to 18 क्वेश्चन। किसमें? नीट पेपर में। और जो चैप्टर नंबर 5 है वो देता है, ये देता है 6 to 8 क्वेश्चंस सिर्फ नीट में। तो कितनी इंपॉर्टेंट यूनिट है आप खुद देख लो। 16 to 18 क्वेश्चन आउट ऑफ 90 जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, 100 आएंगे, उसमें ये जो नंबर है ये 20 भी हो सकता है, तो बहुत ज्यादा वेटेज है इसका। तो इसको हमको अच्छे से पढ़ना है और कॉन्सेप्ट से पढ़ना है। ये यूनिट ऐसी है कि आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, याद भी करना है इवोल्यूशन में, बट कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है क्योंकि इसमें ट्रेट्स हैं, इसमें अभी देखेंगे किस तरीके से सिग्रीगेशन होता है, लिंकेज होता है, रिकॉम्बिनेशन होता है और ट्रेट्स कैसे पास करना है। तो ये सारी चीजें हमको ध्यान रखनी है। तो हम चैप्टर नंबर 5 शुरू करते हैं। चैप्टर नंबर 5, उससे पहले ये साइंटिस्ट के बारे में है, जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के बारे में है। तो इन्होंने क्या बनाया था? डबल हेलिक्स मॉडल दिया था। इसके अलावा भी इनके पास सेमी कंजर्वेटिव जो चैप्टर नंबर 6 में है उसको हम पढ़ाएंगे। तो इस पेज को आप जरूर से जरूर एक बार पढ़ लीजिएगा, एक बार रीडिंग कर लेंगे, शायद नीट में क्वेश्चन आ जाए। अच्छा, अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो इस पेज में कहां से इंपॉर्टेंट आएगा? यहां से, the offspring identical to their parents given that they, देखो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है चैप्टर नंबर 1 में हमने बात की थी, उनके जो आइडेंटिकल होते हैं, माइटोसिस हो जाएगा, बाइनरी फिजन हो जाएगा, तो उन सब में क्या होगा कि ये आइडेंटिकल कॉपीज दिखते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे यहां से। देखो यहाँ पे डेफिनेशन है जेनेटिक्स, क्या कहता है? सेवरल रिलेटेड क्वेश्चन आर डील्ड विद साइंटिफिकली इन अ ब्रांच बायोलॉजी। कैसे पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, क्या जा रहा है, कैसे जा रहा है, ट्रेट्स वगैरह। दिस सब्जेक्ट डील्स विद द इनहेरिटेंस एज वेल एज द वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। क्या क्या कहता है? इनहेरिटेंस, उसके अलावा जो वेरिएशन आ रहा है उसके बारे में पढ़ाता है। ठीक है, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस, देखो इसको हाईलाइट कर लो क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस बाय विच कैरेक्टर्स, inheritance is a process by which characters are passed from on parent to progeny. It is the basis of heredity. बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है? बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। क्या है? बेसिस ऑफ हेरिडिटी है। और वेरिएशन क्या है? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट। देखो वेरिएशन क्या आता है? चेहरे में वेरिएशन, कैरेक्टर्स में वेरिएशन, तो इन सब को क्या कहते हैं? वेरिएशन जो होता है वो क्या होता है? डिग्री, कितना चेंज है, कितना चेंज है पेरेंट और ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग कैसा दिख रहा है, पेरेंट कैसा है, उसके बर्ताव कैसे है, वो सब। Humans knew from as early as 8,000 to 1,000 before Christ that one of the causes of the variation was hidden in sexual reproduction. इतने पहले से हमको पता था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही ये कॉज, जो वेरिएशन का कॉज है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ही आता है। ठीक है, दे एक्सप्लॉइटेड द वेरिएशन दैट वर नेचुरली प्रेजेंट इन द वाइल्ड पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स टू सेलेक्टिवली ब्रीड करते थे एंड सेलेक्ट फॉर organisms that possessed desirable characters. For example, through artificial selection and domestication from ancestral wild cows, we have well known Indian breed साहिवाल काऊ in पंजाब। याद रखनी है, इंडियन ब्रीड क्या है? साहिवाल काउज इन पंजाब। We must, however, recognize that though our ancestors knew about the inheritance of the characters and variation, they had very little idea about the scientific basis. उनको scientific basis नहीं पता था, but उनको पता था sexual reproduction की वजह से variation आता है, इसी वजह से वो वेरिएशन ला पाते थे। किसमें? जैसे एक एग्जांपल यहाँ दिया गया एनसीईआरटी में, साहिवाल काउज इन पंजाब।
अब हम पढ़ेंगे मेंडल के बारे में। देखो उनको नेचुरल तो पता था बट साइंटिफिक बेसिस नहीं पढ़े गए। अब हम पढ़ेंगे साइंटिफिक बेसिस। लेकिन जब हम मेंडल की बात करते हैं तो इनका भी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं था। क्यों? क्योंकि ये पृष्ठ थे। क्या थे? पृष्ठ थे। और इनकी कितनी एज, इन्होंने कब एक्सपेरिमेंट किया था? 1856 टू 1863। कितना? 7 इयर्स। अच्छा, इसमें कब वो बॉर्न हुए, कब उनकी डेथ हुई, अब ये नीट में नहीं आता। तो हम पहले पढ़ा करते थे कि कहाँ बॉर्न हुए, कहाँ क्या किया, कब किया, क्या किया, इनसे मतलब नहीं है। अब इनका बस एक्सपेरिमेंट कितने साल चला वो देखना है। कितने साल चला? 7 साल चला। ईयर बीच में 1856 टू 1863। ये क्वेश्चन है 2018 का। ठीक है, इनकी पूछी थी कब से कब तक इन्होंने किया था। ठीक है, तो देखो, इट वॉज ड्यूरिंग मिड 19th सेंचुरी दैट हेडवे वॉज मेड इन अंडरस्टैंडिंग इनहेरिटेंस। जॉर्ज मेंडल क्या थे? पृष्ठ थे। आपको पता होना चाहिए कि इनकी बात किसी ने मानी नहीं थी जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था, क्योंकि ये इनके पास कोई एकदम पुख्ता सबूत नहीं था। साइंटिफिक ये प्रूव नहीं कर पाए थे। इस वजह से इनको जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन बाद में ये बहुत बड़े फादर ऑफ जेनेटिक्स कहलाते हैं एंड प्रपोज द लॉज ऑफ इनहेरिटेंसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यूरिंग मेंडल इन्वेस्टिगेशन इनटू इनहेरिटेंस पैटर्न, इट वाज द फर्स्ट टाइम दैट द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड मैथमेटिकल लॉजिक वर अप्लाइड टू प्रॉब्लम्स इन बायोलॉजी। और ये भी इनका बेसिस था फेल करने का, जो लोग एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि इन्होंने मैथमेटिक्स यूज की। क्या लोग बोले, जो बाकी साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि क्या मैथमेटिक्स कैसे यूज हो सकती है बायोलॉजी में? वैसे भी मैथमेटिक्स बहुत कमजोर होती है बायोलॉजी वालों की। आप में बहुत से लोगों की होगी, मेरी खुद है। His experiment had a large sampling size, very important. His experiment were having large sampling size. क्या थी? large sampling size थी, which gave greater credibility to the data that he collected. Also the confirmation of his inferences from experiments of successive generation on his test plants. ठीक है, इन्होंने किस पे किया था? पी प्लांट पे किया था। किस पे किया था? पी प्लांट पे किया था। जैसे हाइट ली थी, टॉल और डॉर्फ, येलो और ग्रीन सीड्स। हाँ, इन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया कि उसकी हाइट क्या है, पॉट्स का कलर क्या है, साइज क्या है। हाँ, this allowed him to set up a basic framework of rules governing inheritance, which was expanded on by later scientists to account for all diverse natural observation and the complexity inherent in them. ठीक है, मेंडल कंडक्टेड सच आर्टिफिशियल पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। तो मेंडल ने क्या किया था? मेंडल ने किया था आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या फिर क्रॉस पॉलिनेशन, याद रखना है हमको। ठीक है, और फिर सेवरल ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट्स। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट लाइन आएगी, ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट क्या होता है? नीट का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है? नीट का डेफिनेशन पूछा था ट्रू ब्रीडिंग प्लांट का। क्या है? अ ट्रू ब्रीडिंग लाइन इज वन दैट हैविंग अंडरगोन continuous self-pollination shows the stable trait inheritance and expression for several generation। मतलब उनमें वेरिएशन नहीं हो रहा है। कोई एक ट्रेट ले लिया, हाइट ले लिया, तो लगातार 4-5 जनरेशन तक वो लंबे ही हो रहे हैं, या लगातार 4-5 जनरेशन शॉर्ट ही हो रहे हैं, तो उनको हम क्या बोलेंगे? ट्रू ब्रीडिंग प्लांट्स। ठीक है, मेंडल सेलेक्टेड 14 ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज। कितने? 14 पी प्लांट वेराइटीज और 7 क्रोमोसोम के साथ, एज पेयर विच वर सिमिलर एक्सेप्ट फॉर वन कैरेक्टर विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। सभी से सेम था बट एक कैरेक्टर जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट के साथ था। सम ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट सेलेक्टेड वर स्मूथ और रिंकल्ड सीड, येलो और ग्रीन सीड्स, इन्फ्लेटेड और कंस्ट्रिक्टेड सीड और येलो पॉट्स। देखो, और टॉल और डॉर्फ प्लांट। देखो इन्होंने कुछ लिए थे, जैसे कैरेक्टर देखो, डोमिनेंट कैरेक्टर क्या है? राउंड सीड है, रिकल सीड रेसेसिव हो गई। और डोमिनेंट क्या है? अगर क्रॉस हुआ, क्रॉस में कौन शो कर रहा है, अपने कैरेक्टर कौन शो कर रहा है, तो वो डोमिनेंट हो गया। कौन जीत रहा है, कौन आगे बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो डोमिनेंट हो गया, और जो नहीं है वो रेसेसिव हो गया। तो देखो, राउंड डोमिनेंट हुआ, रिंकल ये हुआ। सीड कलर येलो डोमिनेंट है, ग्रीन रेसेसिव है। फ्लावर कलर वॉयलेट डोमिनेंट है, व्हाइट रेसेसिव है। इसी तरह पॉड शेप फुल और कंस्ट्रिक्टेड, पॉड कलर ग्रीन। देखो यहाँ पे दो चीजें देखो, सीड कलर में ग्रीन रेसेसिव है, पॉड कलर में ग्रीन डोमिनेंट है, और यहाँ पे येलो डोमिनेंट है और यहाँ येलो रेसेसिव है। इस बात को हमको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब देखो, उन्होंने जो
ट्रेट्स लिए थे, देखो कैरेक्टर्स ये लिए 1 2 3 4 4 14 प्लांट लिए तो 7 कैरेक्टर लिए थे, ठीक है। ये टॉल ड्वार्फ, येलो वायलेट, एक्सियल टर्मिनल, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रक्टर, ग्रीन येलो, राउंड रिंकल्ड, येलो ग्रीन। अब देखो हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, यानी सिर्फ एक जीन के बारे में बात करेंगे, उनका क्रॉस पॉलिनेशन कराएंगे। उन्होंने ऐसे देखो यहाँ पे क्रॉस, देखो इन्होंने कट किया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कराया और उनकी प्रोजेनी निकाली और उसके बाद उन्होंने बनाया। देखो इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, जो पहला एक्सपेरिमेंट किया, देखो जैसे अगर टॉल टॉल का किया है, ये देखो ये टॉल टॉल है और ये शॉर्ट शॉर्ट है, ठीक है, ये दो हो गए, तो इनका क्रॉस पॉलिनेशन करा दिया। तो देखो क्रॉस पॉलिनेशन में हम बना लेते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 प्रोजेनी आई तो चारों क्या हुई, टॉल हो गई ना, तो इसको हम F1 जनरेशन बोल दिए थे। क्या बोले थे, F1 जनरेशन बोले थे। तो F1 जनरेशन जो सिंगल जीन का आएगा वो कैसे आएंगे, सभी क्या आएंगे, टॉल आएंगे और इनका जेनेटिक बेसिस क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो फिनोटाइप जो होगा, फिनोटाइप वो तो टॉल हो जाएगा और जो जीनोटाइप आएगा ये देखो मिक्स वाला आएगा। अब देखो हमको दूसरी जनरेशन बनानी है, तो दूसरी जनरेशन हम कैसे बनाएंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी इंटू कैपिटल टी स्मॉल टी। जब इसका हम निकालेंगे तो एक बन जाएगा कैपिटल टी, एक बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और एक बन जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी और एक स्मॉल टी। यानी देखो तीन जो है, जो ये देखो यहाँ पे फिनोटाइप क्या आया था F1 में जब हमने बनाया था तो सभी क्या आए थे, F1 में फिनोटाइप क्या था हमारा, सभी टॉल थे, यानी चारों के चारों, यानी 4:0। हाँ, और यहाँ पे क्या है, देखो 3 टॉल आए हैं। कितने टॉल आए हैं, 3 टॉल आए हैं, तो 3:1, ठीक है। और ये हो गया फिनोटाइप। और जीनोटाइप क्या हो जाएगा, 1:2:1। तो 1 कंप्लीट टॉल, 2 मिक्स हो गए और एक स्मॉल हो गया, ठीक है। तो ये क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस है ऑफ सिंगल क्रोमोसोम के जीन का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इतना सारा कहानी दे रखा है एनसीईआरटी ने, यहाँ पे हमको कुछ नहीं पढ़ना, यहाँ से कुछ हमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। जितना मैंने बताया सिर्फ उतना पढ़ना है, ठीक है। तो F1 जनरेशन में क्या हो गया, F1 जनरेशन में हमारा आ गया कि सभी टॉल थे, यानी 4:0 से जीत गया टॉल। फिर सेकंड जनरेशन में 1:2:1। इसने यहाँ पे देखो F2 में जो ये F2 जनरेशन जो आई, इसने इसको थ्योरेटिकल बेसिस में दिया कि 1/4 ऑफ द F2 प्लांट्स ड्वार्फ थे, बाकी 3/4 जो थे वो टॉल थे, ड्वार्फ थे और टॉल थे। और मैंने आपको इस तरीके से दिखा दिया है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। और इस पेज को एनसीईआरटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस आएंगी। देखो बेस्ड ऑन दीज ऑब्जर्वेशंस मेंडल प्रपोज्ड दैट समथिंग वाज बीइंग स्टेबली पास्ड डाउन, हाँ, अनचेंज फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। बहुत अच्छे से हमको ध्यान रखना है कि देखो कोई कॉम्बिनेशन नहीं आया, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। जो कैपिटल टी स्मॉल टी पेरेंट, देखो पेरेंट क्या थे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो फर्स्ट जनरेशन में कोई नया नहीं आया, या फिर सेकंड जनरेशन में कुछ नहीं आया। और लेकिन ये भी ध्यान रखना है क्रॉस में कुछ खोया भी नहीं। क्या कह रहे हैं, क्रॉस में कुछ खोया भी नहीं, यानी जो स्मॉल था, ये जो रिसेसिव था ये बना रहा, तभी तो दूसरी जनरेशन में हमको स्मॉल टी के एक मिल गया ना। इस वजह से उसने कहा कि कुछ तो पास हुआ है, ठीक है। उन्होंने उसको कहा फैक्टर्स, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं थी, उनको ज्यादा साइंटिफिक बेसिस नहीं पता था, तो उन्होंने बोल दिया कि कुछ फैक्टर्स हैं जो कि पास कर रहे हैं, ठीक है। नाउ वी कॉल जीन्स, हम अब क्या कहते हैं उस फैक्टर्स को, जीन्स। अब इसकी जीन्स की डेफिनेशन देखो क्या कहते हैं, आर द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है, जीन्स जो है वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है। दे कंटेन द इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट इन एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जीन्स विच कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर कॉल्ड एलील्स। इनको क्या कहेंगे, ये सिंगल जब हो गए ना अलग अलग, तो इनको एलील कहेंगे। और पूरा पेयर क्या हो गया, जीन, ठीक है। दे आर स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन के ही डिफरेंट फॉर्म है, ठीक है। अब इफ वी यूज अल्फाबेटिकल सिंबल्स फॉर ईच जीन, देन द कैपिटल लेटर इज यूज्ड फॉर, देखो इस पेज में भी बता रहा है कि क्या है, कैपिटल लेटर किसके लिए है, डोमिनेंट के लिए है। स्मॉल लेटर क्या है, रिसेसिव के लिए है। अब दो चीज आती है, होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। ये देखो अगर ये दोनों सेम है तो ये क्या हो गया, होमोजाइगस कंडीशन। क्या कहेंगे,
जाइगस कंडीशन, ठीक है। अगर मिक्स हो गया तो हेट्रोजाइगस। अगर देखो ये कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या हो जाएगा, हेट्रोजाइगस। कैसी कंडीशन, हेट्रोजाइगस, ठीक है। तो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसको जीनोटाइप कहा, वाइल द डिस्क्रिप्टिव टर्म्स टॉल एंड डॉर्फ आर फिनोटाइप। सभी में बात की थी, फिनोटाइप टॉल और डॉर्फ को देखेंगे, और जीनोटाइप तो ये हो गया इसके जीन्स क्या क्या दिख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो डोमिनेंट और रिसेसिव, यहाँ पे इन्होंने कहानी बता रखी है। यहाँ पे हमको कुछ नहीं पढ़ना, जब भी आप एनसीईआरटी दोबारा पढ़ें तो ये इस पेज में सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है, बस यहाँ का इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको और ज्यादा नहीं पढ़ना, क्रॉसेस हमको याद रखने हैं। अब आता है मोनोहाइब्रिड, एंड इट इज अ मोनोहाइब्रिड एंड क्रॉस बिटवीन कैपिटल टी स्मॉल टी। देखो मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड क्रॉस होता है, जब दो कैरेक्टर्स मिल जा रहे हैं तो डाइहाइब्रिड, और यहाँ पे मोनोहाइब्रिड, ठीक है। देखो हमने अभी हेट्रोजाइगस के बारे में बोला था ना, कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस फॉर जीन्स कंट्रोलिंग वन कैरेक्टर, इट इज मोनोहाइब्रिड। जब एक कैरेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, मोनोहाइब्रिड, और दो कैरेक्टर की बात कर रहे हैं तो डाइहाइब्रिड। अभी हमने एक कैरेक्टर के बारे में पढ़ा है, अभी हम आगे डाइहाइब्रिड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। From the observation that the recessive parental trait is expressed without any blending in the F2 generation, we can infer that when the tall and dwarf plants produce gametes by the process of meiosis, the alleles of the parental pair separate or segregate from each other, and the only one allele is transmitted to a gamete। देखो हमने चैप्टर 1 में बात की थी, जब गैमीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है, अगर 2n है ना तो जो गैमीट होगा वो n होगा, हाँ ठीक है। तो यहाँ पे देखो कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो यहाँ से जब गैमीट एक बनेगा तो कैपिटल टी बनेगा या फिर स्मॉल टी बनेगा। अगर कैपिटल टी है तब भी एक ही टी से गैमीट बनेगा ना, 2n से n ही होगा, ठीक है, ये समझ गए। दिस सेग्रीगेशन ऑफ एलील्स इज रैंडम प्रोसेस, हाँ ये रैंडम प्रोसेस है, कोई पहले से प्रीफिक्स नहीं होता, ठीक है। उसके अलावा अब देखो उन्होंने क्रॉस बनाने के लिए, अब क्रॉस हम करते हैं, हमेशा क्रॉस करेंगे तो कहाँ दिखाएंगे, पनेट स्क्वायर में दिखाएंगे। और किसने किया था, इट वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिक्स्ट रेगनार्ड सी पनेट, नीट 2018। कब का है, नीट 2018 का है क्वेश्चन ये, ठीक है। किसका है, रेगनार्ड सी पनेट ने किया था इस पनेट स्क्वायर का। देखो कितना अच्छा पनेट स्क्वायर है, इसी में सारे क्रॉस हो जाते हैं। तो जब हम क्रॉस बनाते हैं ना तो ऐसे बना लेंगे, यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे स्मॉल टी, यहाँ पे कैपिटल टी, हमको आसानी होती है बनाने में। तो यहाँ पे इन दोनों को मिला देंगे, कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी इधर से और स्मॉल टी इधर से, और स्मॉल टी इधर से और स्मॉल टी इधर से, ये F2 का क्रॉस बन गया। किसका बन गया, F2 का क्रॉस बन गया। लेकिन हमको याद है तो हमको पनेट स्क्वायर की जरूरत नहीं पड़ती नीट में, ठीक है, और जल्दी जल्दी होता। फिनोटिपिक रेशियो 3:1, जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, और F1 के लिए क्या था, 4:0, क्या था, 4:0, हाँ। और देखो अब देखो पॉसिबल गैमेट्स रिटेन इनटू, इसके बारे में पढ़ना कि पनेट स्क्वायर क्या होता है और कैसे करते हैं, ये सब नहीं, ये जान लो। ये देखो ये क्या है, फीमेल एंड मेल के लिए होता है, ये फीमेल के लिए स्ट्रक्चर हो गया और ये मेल के लिए हो गया, तो ये ध्यान रखना है। तो इस पेज में भी कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। जो मैं बता रहा हूँ उसी तरीके से आपको रिवीजन के वक्त जल्दी जल्दी, इतना फर्जी में जो ज्ञान इसमें है, इसमें सिर्फ डेफिनेशंस हैं। जब आप पहली बार या दूसरी बार एनसीईआरटी पढ़ते हो तब जरूरत पड़ती है, जब रिवीजन करते हैं तो जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे क्या, अब आगे आते हैं। यहाँ पे देखो मैथमेटिकल टूल उन्होंने यूज किया था, ये सारे जो हैं ये मैथमेटिकल टूल से उन्होंने निकाले, जो पनेट स्क्वायर से कैलकुलेट किया। तो इसमें यही कह रहा है कि क्या 1/4 कंप्लीट टॉल थे, ठीक है, 1/4 कंप्लीट शॉर्ट थे, कंप्लीट ड्वार्फ थे या शॉर्ट थे, और 1/2 यानी ये मिक्स टॉल थे। मिक्स टॉल का मतलब क्या हुआ कि इनका जीनोटाइप जो था वो कैपिटल टी स्मॉल टी था, इसका कंप्लीट टॉल का क्या था, कैपिटल टी, कंप्लीट ड्वार्फ का था क्या, स्मॉल टी, ठीक है। अब देखो टेस्ट क्रॉस, यहाँ से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन आता है। फ्रॉम द प्रीसीडिंग पैराग्राफ इट इज क्लियर दैट द though the genetic ratios can be calculated using mathematical probability by simply looking at the phenotypic
phenotype of a dominant trait, it is not possible to know the genotype composition. ठीक है, it is, अगर हमको देखो टेस्ट क्रॉस के लिए हम जीनोटाइप अगर हमको पता करना है किसी पेरेंट का तो हम टेस्ट क्रॉस करेंगे. अब देखो कोई प्लांट खड़ा है तो उसका तो पता नहीं चलेगा कि ये क्या है, इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या है, हमको सिर्फ फिनोटिपिक रेशियो दिख रहा है ना, टॉल है कि या डॉर्फ है. तो हमको अगर जीनोटाइप चाहिए तो हम करेंगे टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि हम टॉल वाले का क्या करेंगे, टॉल वाले का जो मिक्स है, चलो एक मान लेते हैं मिक्स है, और स्मॉल टी से करा देंगे, यानी टॉल वाले का ड्वार्फ वाले से करा देंगे. अगर ये कंप्लीट टॉल होता कैपिटल टी रहेगा, ये कैपिटल टी रहेगा, तो इसके जब क्रॉस होंगे तो सभी कैपिटल टी सभी टॉल आएंगे, लेकिन जब इनका होगा तो इसमें से एक ड्वार्फ आ जाएगा. क्या आ जाएगा, ड्वार्फ आ जाएगा. तो इसका हमको आइडेंटिफाई हो जाएगा. यानी टॉल प्लांट के जीनोटिपिक रेशियो अगर हमको पता करना है तो हम क्या कराते हैं, टेस्ट क्रॉस. टेस्ट क्रॉस में क्या यूज करते हैं, ड्वार्फ वाला यूज करते हैं. ठीक है, मेंडल क्रॉस द टॉल प्लांट्स फ्रॉम द F2 विथ ड्वार्फ प्लांट. ठीक है, और इन्होंने बोला टेस्ट क्रॉस किसका हम जीनोटाइप पता करते हैं, टॉल प्लांट का. ठीक है, ये हमने दिखा दिया. इन्होंने एक रिजल्ट था टिपिकल टेस्ट क्रॉस वेयर वायलेट कलर फ्लावर इज डोमिनेंट ओवर व्हाइट कलर फ्लावर. ठीक है, अगर देखो W सेकंड जनरेशन है ये, और ये देखो स्मॉल हो गया है, ये व्हाइट हो गया. अब इसका क्रॉस करा दिया, तो क्रॉस कराएंगे देखेंगे क्या आएगा. तो एक आ जाएगा W स्मॉल w, ठीक है, एक आएगा इसका कैपिटल W स्मॉल w, और एक आ जाएगा स्मॉल w. और यहाँ पे जो रेशियो आया, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या आया रेशियो, 1:1. तो रेशियो ऑफ टेस्ट क्रॉस क्या होता है, 1:1 होता है. ध्यान रखना है हमेशा, क्या 1:1 होता है. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे देखो डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम में होमोजाइगस रिसेसिव ये सब मैंने आपको पढ़ा दिया है. अब देखो based on his observations on monohybrid crosses, Mendel proposed two general rules to consolidate his understanding of inheritance in monohybrid crosses. ठीक है, दो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, दो देते हैं. पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन. वेरी इंपॉर्टेंट, पहला क्या है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, और दूसरा है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन. तो उन्होंने पहले क्रॉस से कौन सा लॉ बनाया, दो लॉ बनाए. मोनोहाइब्रिड क्रॉस से पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा सेकंड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. चलो हम पढ़ लेते हैं क्या कहते हैं. हम कलर चेंज कर लेते हैं इसका. ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ डोमिनेंस. कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, जिसको आज हम क्या कहते हैं, जीन्स कहते हैं. ठीक है, फिर आता है फैक्टर्स अकर इन पेयर में आते हैं. जीन्स जो होते हैं पेयर में होते हैं, ये हम देख रहे हैं. ठीक है, इसके अलावा देखो इन द डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स वन मेंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट्स ओवर द अदर. यहाँ देखो ये डोमिनेट कर रहा है, ये रेसेसिव कर रहा है. ठीक है, दिस द लॉ ऑफ डोमिनेंस इज यूज्ड टू एक्सप्लेन द एक्सप्रेशन ऑफ ओनली वन ऑफ द पेरेंटल कैरेक्टर्स इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस इन F1 एंड एक्सप्रेशन ऑफ बोथ इन F2. इट आल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन 3:1 ऑब्टेन एट F2. अब आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जीन्स कैसे सेग्रीगेट कर रहे हैं. ठीक है, दिस लॉ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलील्स डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एंड द बोथ द कैरेक्टर्स आर रिकवर्ड एज सच इन F2 जनरेशन. ठीक है, F2 जनरेशन में दोनों कैरेक्टर रिकवर कर गए. अब देखो, though the parents contain two alleles during gamete formation, the factors or alleles of a pair segregate from each other such that the gamete receives only one of the two factors. दो में से सिर्फ एक ही फैक्टर आएगा. Of course, a homozygous parent produces all gametes that are similar, with while a heterozygous one produces two kinds of gametes, each having one allele with equal proportion. ठीक है, ध्यान रखना है हमको. अब देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ तो उसके एक्सेप्शन भी आएंगे, तो उसको हम बोलते हैं, पहला है इनकम्प्लीट डोमिनेंस. क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक, तो पढ़ते हैं. यहाँ पे देखो इसका एग्जांपल क्या है, स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम. वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है. क्या एग्जांपल पूछेगा, इसका एग्जांपल पूछेगा. ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का, तो हम क्या बताएंगे, स्नैपड्रैगन और एंटीराइनम स्नैपड्रैगन. ठीक है, और देखो यहाँ पे क्या हो गया, ट्रू ब्रीडिंग कैपिटल आर लिया और व्हाइट लिया स्मॉल आर. F1 जनरेशन क्या आया, पिंक आया. ठीक है, ये रेड था और ये व्हाइट था, यानी कंप्लीट डोमिनेंट नहीं था. ये देखो रेड था और स्मॉल क्या था, व्हाइट था. जब हमने पहला जनरेशन का क्रॉस कराया तो कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या आ गया, पिंक आ गया.
तो ये इनकम्प्लीटली डोमिनेंट हुआ, तो ये F1 जनरेशन आई, तो F1 जनरेशन में दोनों पेरेंट में से कोई नहीं आया। फिर इसका जब हम क्रॉस कराए तो 1:2:1 के रेशियो में रेड, पिंक और ये क्या आ गया, व्हाइट आ गया। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो गया। किसका एग्जांपल हो गया, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का हो गया एग्जांपल, तो इसको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो अगर नॉर्मली होता, डोमिनेंट होता तो 3:1 आता, लेकिन यहाँ पे क्या आया 1:2:1, तो इसको हमको ध्यान रखना है। अब देखो कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस का हम यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देती है एनसीईआरटी, वो हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, एवरी जीन एज यू नो बाय नाउ contains the information to express a particular trait in a diploid organism. There are 2 copies of each genes, 2 कॉपी होती है जिसको हम alleles बोलते हैं, as a pair of alleles. Now these 2 alleles need not always be identical. Identical तो सब कभी हो नहीं सकते, देखो कैपिटल टी स्मॉल, identical तो है ही नहीं। तो फिर क्या कहता है, as in heterozygote कंडीशन में फिर कहता है these 2 alleles need not always be identical. One of them may be different due to some changes that undergone about which you will read further on in next chapter. अगले चैप्टर में एकदम डिटेल्ड वे में है, उसको हम देख लेंगे। let us take an example of a gene that contains the information producing an enzyme. तो यहाँ देखो क्या कहता है, the normal allele produces a normal enzyme that is needed for transformation of a substrate S. ठीक है, theoretically the modified allele could be responsible for production of, देखो जो modified allele है वो किसके किसके लिए हो सकता है, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम के लिए, नॉन फंक्शनल एंजाइम के लिए, नो एंजाइम एट ऑल के लिए जो modified है। ठीक, in the first case the modified allele is equivalent to the unmodified allele. क्या कहता है, फर्स्ट केस में जो modified allele हुआ वो डोमिनेंट ही रह गया, unmodified यानी एक्सप्रेशन दिखा देगा, it will produce the same phenotype or trait, result in the transformation of substrate S. ये जो S था वो S में हो गया क्योंकि जो modify हुआ है वो एकदम उसी तरीके से है। ठीक है, such equivalent alleles pairs are very common, but but the allele produces a non-functional enzyme or no enzyme, तो substrate S पास नहीं होगा, the phenotype may be defected। ठीक है, और incomplete dominance में यही फैक्टर आता है, the phenotype or trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. क्या कहता है, the phenotype or trait will only be dependent on the functioning of the unmodified allele. The unmodified functioning allele which represent the original phenotype is the dominant allele and the modified is generally the recessive. जो unmodified है ना वही जो है वो dominant होगा, जो modified है वो recessive हो जाएगा। Hence in the example above the recessive trait is seen due to non-functional enzyme or because no enzyme is produced. ठीक है, ये incomplete dominance या dominance का concept है। अब आते हैं co-dominance, यानी दोनों IA IB IB IO, इसको स्मॉल से बना दो। ये क्या है, ये ब्लड ग्रुप है, ब्लड ग्रुप के जीन्स है। ठीक है, ये याद रखना है, ये कोडोमिनेंस का एग्जांपल है। तो क्या कहता है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग आर कंट्रोल्ड बाय G9 करता है। कोडोमिनेंस का एग्जांपल है कौन सा, ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ए है, बी है, ओ है। ठीक है, तो 3 एलील IA IB और I, ठीक है, ये रेसेसिव होता है। द एलील्स IA and IB produce a slightly different form of sugar while I does not produce any sugar. Because human are diploid organism, each person possesses any 2 of the 3 alleles. ठीक है, अब हम एक क्रॉस कराते हैं। चलो, IA है और यहाँ पे IB है, IB है। ठीक है, इनका क्रॉस हुआ तो जो डॉटर आएगा, जो प्रोजेनी आएगा वो ये आएगा, दोनों डोमिनेंट हैं तो इसका ब्लड ग्रुप AB हो गया। अगर इसी की जगह IA इंटू IB IO होता तो एक का क्या आता, AB आता, 3 का AB आता। ठीक है, सॉरी यहाँ पे B है ना, तो ये 2 का AB आता, 1 का A आता और 1 का भी O नहीं आता। क्यों, क्योंकि ये डोमिनेंट नहीं है, रेसेसिव है। तो 8 जो है तो यहाँ पे A 2 हो जाएंगे और AB 2 हो जाएंगे। अगर यहाँ पे O होता तो यहाँ पे एक जो ब्लड ग्रुप होता IO भी आता, यानी O ब्लड ग्रुपिंग भी आ जाती। समझ गए, तो यहाँ पे जो है ना, इसकी क्रॉसेस की वजह से टोटल 6 डिफरेंट जीनोटाइप बनेंगे। कितने, 6 जीनोटाइप
हाँ, और देखो सिंस देयर आर 3 डिफरेंट एलील्स देयर आर 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ दीज एलील्स पॉसिबल। ठीक है, तो देखो यहाँ पे देखो ए ब्लड ग्रुप, तो यानी देखो ए ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल है, ए बी ब्लड ग्रुप पॉसिबल है और ओ ब्लड ग्रुप पॉसिबल। यानी हमको ध्यान रखना, याद रखना है 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप्स, ये पॉसिबिलिटी है। 6 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप। डू यू रियलाइज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एज अ मल्टीपल एलील? यस, कंट्रोल्ड बाय मोर देन 2 जीन्स या 2 एलील्स। ठीक है, पेयर का है ना, मल्टीपल एलीलिज्म का ये एग्जांपल है। Occasionally, a single gene product may produce more than one effect. For example, starch synthesis in pea seeds is controlled by one gene. It has 2 alleles, B capital B small g. ये किसका एग्जांपल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे स्टार्च सिंथेसाइज्ड इफेक्टिवली बाय बीबी, कैपिटल बी is homozygous and therefore large starch grains are produced. In contrast, small b have lesser efficiency in starch synthesis and produce smaller starch grains. After maturation of the seeds, capital B seeds are round and small b seeds are wrinkled. Heterozygous कैसा हो गया? Dominant allele heterozygous produces round seeds and so capital B है, but the starch grain produces intermediate size है, तो incomplete dominance का एग्जांपल हो गया। ठीक है, इतना ध्यान रखना है हमको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दे दिया इसने लास्ट में, किसका एग्जांपल है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है। ठीक है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल है, तो हम ध्यान रखेंगे। अब देखो हम बात करते हैं, the dominance is not an autonomous feature of a gene or the product that it has information for. It depends as much as, हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, it depends as much on the gene product and the production of a particular phenotype from this product as it does on the particular phenotype that we choose to examine. ठीक है, कोई ऑटोनोमस फीचर नहीं है, ऑटोनोमस फीचर नहीं है। अब देखो एक का हमने पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम 2 का, यानी RR YY, कलर और सीड का साइज। ठीक है, मेंडल ऑल्सो वर्कड ऑन द क्रॉस पी plants that differ in 2 characters seen in the pea plant that has seeds with yellow color round shape, येलो कलर एंड राउंड शेप, और दूसरा क्या है? ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप। ठीक है, इनका क्रॉस कराया, देखो जब ये आ जाएगा पहली जनरेशन में तो यही मिलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? राउंड और येलो, तो F1 ये हो जाएगा। ठीक है, F1 ये हो जाएगा। लेकिन जब दूसरा क्रॉस कराएंगे ना, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, तो इसका फिनोटिपिक रेशियो आएगा 9:3:3:1, इसका क्रॉस ये आएगा। और इसका ध्यान रखना, ये जो 9 है ना, इसमें 1:4 बार 1 और 4 बार 2 और 4, ये जीनोटिपिक रेशियो है किसका? इसका, ये 9 का जो है ना, ये फिनोटिपिक रेशियो है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्रॉस हमको दिखाया हुआ है एनसीईआरटी ने, तो यहाँ पे क्रॉसेस हैं, तो राउंड येलो 9, राउंड ग्रीन 3, रिंकल्ड येलो 3, रिंकल्ड ग्रीन 1। अब खास बात क्या है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस नहीं है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा कि देखो 3 और 3, अगर हमारे पास 16 है, 16 में 6 जो है वो पेरेंट के अलावा है, कलर तो है उनका, देखो कलर भी है और शेप भी है, बट मिक्स हो गए। क्या हो गए? मिक्स हो गए, तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो हुआ नहीं, नया तो आया नहीं, मिक्स हो गए, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का कॉन्सेप्ट आएगा। तो इसको हमको याद रखना है रेशियो, और किसका किसका है। तो यहाँ पे देखो जो डाइहाइब्रिड क्रॉस था उसकी वजह से क्या आया? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। In the dihybrid cross, the phenotypes round yellow, wrinkled yellow, round green, ये सब है। तो देखो dihybrid cross में क्या आ जाता है? Independent assortment. Based upon such observation on dihybrid crosses between plants differing in 2 traits, Mendel proposed a second set of generalizations that we call Mendel law of independent assortment. This law states
This law states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent on the other pair of character. One pair of character से दूसरा पेयर इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो मिक्स हो सकते हैं. यानी कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई F1 जनरेशन में थे, जब इसका क्रॉस कराया तो हमको क्या मिल सकता है, आर आर कैपिटल वाई या फिर कैपिटल आर स्मॉल वाई, तो इंटरमिक्स हो गए. तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का भी कॉन्सेप्ट आ जाता है. यहाँ पे सारी चीजें हैं, इसको नहीं पढ़ना है हमको डिवीजन के वक्त. अब आते हैं अगला. ध्यान, दोनों जो क्रॉसेस हैं वो उनके बेस्ड अपॉन लॉज, उसको याद रखना है. इनके रेशियोज याद रखने हैं. टेस्ट क्रॉस हमको ध्यान रखना है कि टेस्ट क्रॉस जो है, जिस कंडीशन में अगर हमको कभी भी कोई क्रॉस दिख गया, टेस्ट क्रॉस बिना सोचे समझे 1:1 का रेशियो लगा देना है. अगर दो ट्रेट है ना, तब तो 1:1 ये आ जाएगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है हमको, एकदम अच्छे से ध्यान रखना है. हमारे जो टेस्ट सीरीज है उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं प्री मेडिको के ऐप पे. अब आता है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. देखो, उनका जो वर्क था वो 1865 में पब्लिश हुआ. ठीक है, वो उन्होंने अपना पब्लिश किया 1865 में, लेकिन अनरिकॉग्नाइज्ड रहा 1900 से. क्योंकि देखो, लोगों ने माना ही नहीं कि मैथमेटिक्स हम यूज कर सकते हैं. उसके अलावा उनके में बहुत सारी जिन्होंने टर्म यूज किया था, फैक्टर्स, लोगों ने कहा ये क्या है, इसको समझाओ, हमको समझाओ, वो नहीं समझा पाए, तो इस वजह से उनका नहीं हो पाया. तो उनके 3 रीजन थे. कितने रीजन थे? 3 रीजन थे मेन, जिसकी वजह से नहीं हो पाया. पहला, communication was not easy in those days and his work could not be widely published. ठीक है, publicized. Secondly, his concept of genes of factors in Mendel's words as stable and discrete units. ठीक है, उनके एक्सेप्शन कहाँ थे? एक्सेप्शन, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, और दूसरा कोडोमिनेंस. उन्होंने कहा कि यही आएगा ना, उन्होंने कहा तो खोएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे तो खो गए थे, और उस समय उतना उनको पता नहीं था इसके बारे में, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस के कॉन्सेप्ट के बारे में, तो वो नहीं बता पाए. ठीक है, द एक्सप्रेशन ऑफ traits of the pairs of the alleles which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature. Thirdly, Mendel's approach of using mathematical tool to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to so many biologists of his time. Finally, though Mendel work suggested that the factors जो कि जीन्स हम बोलते हैं वर डिस्क्रीट यूनिट्स. ठीक है, अब देखो 1900 में, यहाँ पे नीट का क्वेश्चन है, किसमें? ईयर हमको याद रखना है 1900 में. 3 साइंटिस्ट थे, डिवरीज, कॉरेंस और टेस्मार्क. हाँ, डिवरीज, कॉरेंस और टेस्मार्क. तो independently rediscovered Mendel's result on the inheritance of the character. Also by this time, due to advancement in the microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. This led to the discovery of the structures of the nucleus that appear to double and divide just before each cell division. These were called chromosome. सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा है हमने क्रोमोसोम के बारे में. ठीक है, आप प्री मेडिको ऐप पे जाकर पढ़ सकते हैं, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है प्री मेडिको ऐप और गूगल प्ले स्टोर पे. कलर बॉडीज एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेरिंग. बाय 1902 the chromosomes movement during meiosis had been worked out. Walter and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosomes were parallel to the behavior of genes. जो क्रोमोसोम का बिहेवियर था और जो जीन्स का बिहेवियर था, ये दोनों पैरेलल था. ठीक है, टू एक्सप्लेन मेंडल लॉस. ठीक है, इसको उन्होंने यूज किया मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए. ठीक है, फिर देखो, recall you have studied हम पढ़े हैं during meiosis, reduction, division. The important things to remember are that chromosomes as well as genes occur in pair. किसमें होते हैं? पेयर में होते हैं. The two allele of a gene are located on the homologous sites of the homologous क्रोमोसोम. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स के होमोलॉगस साइट्स पे प्रेजेंट होते हैं दोनों एलील एक क्रोमोसोम के. ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको ध्यान से देखना है कि जो है एक ही क्रोमोसोम के होमोलॉगस क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, अब देखो ये जीन और क्रोमोसोम में
डिफरेंस दिया हुआ है। ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1, जो डिवीजन होता है मियोसिस 1 होता है, द टू क्रोमोसोम पेयर कैन अलाइन एट मेटाफेज स्टेज प्लेट। ये मेटाफेज प्लेट होती है ना, यहाँ पे अलाइन हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली ऑफ द ईच अदर, ठीक है, इंडिपेंडेंटली टू द ईच अदर, ठीक। फिर अंडरस्टैंड दिस, कंपेयर द क्रोमोसोम ऑफ 4 डिफरेंट कलर्स ऑफ द लेफ्ट एंड राइट कॉलम्स। यहाँ पे देखो इन्होंने एक्सप्लेन किया किसको, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को, ठीक है। 1902 बोला ना, देखो एक नंबर याद रखना है, कहाँ पे, देखो 1900 में ये थे, यहाँ पे 1902, ये इंपॉर्टेंट है, कब, 1902, ठीक है। अब देखो, अब आगे बात करते हैं, अब आगे हम बात कर लें, तब तक हम पेन चेंज कर लें। Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to segregation of a pair of factors they carried। क्या कहता है, जो सेपरेशन है और पेयरिंग है, पेयरिंग एंड सेपरेशन जो है ऑफ अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम would lead to segregation of a pair of factors they carried, ठीक है। Sutton and Boveri united the knowledge, और उन्होंने सटन ने किया, ये हमको ध्यान रखना, बोवरी ने नहीं, सटन ने यूनाइटेड द नॉलेज ऑफ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल, और उन्होंने क्या कहा, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। उन्होंने एक, देखो अब आए इनके बाद थॉमस हंट मॉर्गन, कौन है, थॉमस हंट मॉर्गन। इन्होंने किस पे वो किया था, फीमेल ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर, किस पे किया था, फीमेल पे किया था, मेल पे नहीं किया था, ध्यान रखना है, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एक्सप्लेन किया, उन्होंने दिया, इन्होंने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दिया, ये भी नीट का क्वेश्चन है, किसका क्वेश्चन है, नीट का क्वेश्चन है, हमको ध्यान रखना है, ठीक है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंटल नॉलेज दिया, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन किया, लेड टू डिस्कवरिंग द बेसिस ऑफ द वेरिएशन दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोड्यूस। मॉर्गन वर्कड विद टिनिड फ्रूट फ्लाइज, क्या है, टिनिड फ्रूट फ्लाइज एंड ड्रोसोफिला मेलानोजेस्टर व्हिच वर फाउंड वेरी सुटेबल फॉर स्टडीज। देखो मेनली ये था, और ये मेल वाला है, मेल कैसा, छोटा सा है, फीमेल कैसी है, बड़ी सी है, तो ये इजिली अवेलेबल है। They could be grown on the simple synthetic medium। इन्होंने क्यों लिया इसको, क्योंकि ये आसानी से मिल जाती है, सिंथेटिक मीडियम में इसको हम आसानी से ग्रो कर लेते हैं। लाइफ स्पैन इनका बहुत छोटा होता है, वीक होता है, दे कंप्लीट देयर लाइफ स्पैन विद इन 2 वीक्स, देखो वीक में होता है, एंड अ सिंगल मेटिंग कुड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी फ्लाइज, और एंड देयर इज अ क्लियर डिफरेंशिएशन ऑफ द सेक्सेस, देखो छोटा सा, ये बड़ी सी, ठीक है, तो आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल। ऑल्सो इट हैज मेनी टाइप्स ऑफ हेरिडिटरी वेरिएशन दैट कैन बी सीन विथ लो पावर माइक्रोस्कोप। लो पावर माइक्रोस्कोप पे भी देख सकते हैं, हाई पावर की हमको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का। देखो मॉर्गन कैरिड आउट सेवरल डाइहाइब्रिड क्रॉसेस इन ड्रोसोफिला, किस पे किया, ड्रोसोफिला, टू स्टडी जीन्स दैट वर सेक्स लिंक्ड, उन पे जो कि सेक्स लिंक्ड थे, क्या थे, सेक्स लिंक्ड थे जीन्स, ठीक है। The crosses were similar to dihybrid cross carried by Mendel in peas. For example, Morgan hybridized yellow-bodied, white-eyed females to brown-bodied, red-eyed males and intercrossed their F1 progeny. He observed that the two genes did not segregately independent. कुछ में linkage हो गया, कुछ जुड़ गए, तो इसकी वजह से वो प्रॉपर या परफेक्टली जो है वो लिंकेज नहीं शो किया, ठीक है। Morgan and his group knew that the genes were located on the X chromosome, ठीक है, and saw quickly that when the two genes in a dihybrid cross were situated on the same chromosome, अगर ये देखो एक यहाँ पे है, डिस्टेंस पास है, तो ये लिंकेज ज्यादा दिखाएंगे। लिंकेज यानी क्या, एसोसिएशन विद द पेरेंट, हाँ एसोसिएशन जो है दो जीन्स के बीच में, ठीक है। The proportion of the parental gene combination were much more higher than the non-parental type, ठीक है, जो कि वेरिएशन हो रहा था अगर हमने डाइहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था तो। Morgan attributed this due to the physical association of linkage of the two genes and coined term linkage। क्या बोला, लिंकेज, टू डिस्क्राइब दिस फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन अ क्रोमोसोम द टर्म रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है, वेरिएशन, जनरेशन ऑफ द नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या है, जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन। जो नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशन आया था जैसे ये या फिर ये, ठीक है, ये नॉन पेरेंटल है ना,
तो रिकॉम्बिनेशन हो गया, या फिर कॉम्बिनेशन जो पेरेंटल नहीं है। मॉर्गन एंड हिज ग्रुप आल्सो फाउंड दैट इवन व्हेन जीन्स वर ग्रुप्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम, सम जीन्स वर टाइटली लिंक्ड एंड सम वर लूज लिंक्ड। जो ज्यादा टाइटली लिंक्ड है वो ज्यादा लिंकेज दिखाएंगे, और वो कितना दिखा रहे हैं, सिर्फ 1.3% रिकॉम्बिनेशन दिखा रहे हैं जो पास पास में है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, व्हाइट एंड येलो वर टाइटली लिंक्ड, ठीक है, इन्होंने दिखाया था। और जो व्हाइट और मिनिएचर थी वो उन्होंने 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखाया था जो दूर दूर थी। हिज स्टूडेंट अल्फ्रेड स्टूवेंट, ये भी नीट का क्वेश्चन है, इनका स्टूडेंट था, इन्होंने फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन यूज किया। क्या किया, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन यूज किया। इसको ध्यान रखना है, नीट का क्वेश्चन है। बिटवीन जीन पेयर्स ऑफ द सेम क्रोमोसोम एज a measure of the distance between genes and map their position on the chromosome. Today genetic maps are extensively used for starting point sequencing of a whole genome. तो जो पास पास थे उन्होंने कितने परसेंट दिखाया रिकॉम्बिनेशन, सिर्फ 1.73%, और जो दूर दूर थे 37.2% रिकॉम्बिनेशन दिखाया। देगा वन F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है। और हमको जीन फ्रीक्वेंसी किसने दी थी, अल्फ्रेड स्टूवेंट ने, और वो क्या थे, वो स्टूडेंट थे किसके, थॉमस एंड मॉर्गन के। अब आते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, मेंडल स्टडीज मेनली डिस्क्राइब those traits that have distinct alternate forms such as flower color which are either purple or white. But if you, अगर हम कलर देखें, ह्यूमन कलर देखें, तो ये बहुत ज्यादा ट्रेट से कंट्रोल होता है। Such traits are generally controlled by 3 or more genes. यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस में कितने, 3 और मोर जीन से कंट्रोल हो, तो हम क्या बोलेंगे, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस बोलेंगे, ठीक है, पॉलीजेनिक ट्रेट बोलेंगे। बिसाइड द इन्वॉल्वमेंट ऑफ मल्टीपल जीन्स, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस आल्सो टेक्स इनटू अकाउंट द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। इन पॉलीजेनिक जो है ना, इसका एनवायरनमेंट का भी इफेक्ट पड़ता है इस पे, ठीक है। ह्यूमन स्किन कलर इज एग्जांपल ऑफ पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इन पॉलीजेनिक ट्रेट ऑफ फिनोटाइप reflects the contribution of each allele, that is the effect of each allele is additive. The effect of each allele is additive. हर एक allele का जो effect है वो additive होता है। To understand this better, let us assume that 3 genes A, capital B, capital C, ये देखो ये तीनों कलर कंट्रोल करते हैं ह्यूमंस में, ठीक है। जो कैपिटल ये अगर सारे हो गए तो कैसी हो जाएगी, फेयर स्किन हो जाएगी। अगर सभी स्मॉल हो गए ये डार्क स्किन हो जाएगी, ठीक है। विल हैव द डार्क ये जो है ना, ये हो जाएगी व्हाइट हो जाएगी रिसेसिव में, और ये जो कैपिटल है, कैपिटल सभी अगर डोमिनेंट है तो ये डार्क हो जाएगी, ठीक है। As expected, the genotype with 3 dominant alleles and 3 recessive alleles will have an intermediate skin color. In this manner, the number of each type of alleles in the genotype would determine the darkness or lightness of the skin in an individual. ठीक है। अब आता है प्लियोट्रॉपी। देखो कोई जीन है वो एक से ज्यादा अगर कैरेक्टर को कंट्रोल करने लगे तो उसको हम प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं। देखो क्या कहता है, there are however instances where a single gene can exhibit multiple phenotypic expression, such as gene called pleiotropic gene, ठीक है। The underlying mechanism of pleiotropy in most cases is the effect of gene on metabolic pathway. कहाँ पे, metabolic pathway पे, metabolic pathway पे, ठीक है, contribute towards the different phenotypes. An example of this disease is phenylketonuria, याद रखना है प्लियोट्रॉपी का, which occurs in humans. The disease is caused by, यहाँ से हम important है, हाँ हम इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। क्या कहता है, phenylketonuria एग्जाम्पल है, which occurs in humans. If the disease is caused by mutation in the gene which codes for the enzyme phenylalanine hydroxylase, single जीन म्यूटेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, सिंगल जीन म्यूटेशन हो जाता है। दिस मैनिफेस्ट इटसेल्फ थ्रू फिनोटिपिक एक्सप्रेशन कैरेक्टराइज्ड बाय मेंटल रिटार्डेशन एंड रिडक्शन इन हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, हेयर एंड स्किन पिगमेंटेशन, ठीक है।
यहाँ तक हमने पढ़ लिया। इसके आगे जो सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह है इसको हम पढ़ेंगे। देखो सेक्स डिटर्मिनेशन में कुछ ज्यादा नहीं देखना है, किसने दिया था 80, हमको नीट बेस्ड पढ़ना है तो एनसीईआरटी क्या क्या देती है। हैंकिंग ने दिया था 1891, उन्होंने क्या दिया था, एक्स बॉडी, उन्होंने बोला था एक्स बॉडी। यहाँ पे हम आपको एक बात बता देते हैं, एक्स बॉडी उन्होंने क्रॉस कराया, फीमेल में XX था, मेल में क्या था कुछ आया और कुछ एक में नहीं था, तो उन्होंने जो एक्स ओ कर दिया, ठीक है, एक्स ओ कर दिया, तो उन्होंने बोला एक्स बॉडी जो 50% जा रहा है, ठीक है। देखो हैंकिंग 1891 में ट्रेस अ स्पेसिफिक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर ऑल द स्पर्मेटोजेनेसिस इन few insects and it was observed by him that 50% of the sperm received by this structure after spermatogenesis whereas the other 50% did not receive it है, तो उसको ओ कर दिया, एक्स ओ कर दिया, ठीक है। फर्दर इन्होंने एक्स बॉडी का नाम दिया। अच्छा इसमें हमको सिर्फ एग्जांपल याद रखना है, तो मैं आपको एग्जांपल याद कर देता हूं। और इसके अलावा देखो एक्स क्रोमोसोम को ना हम सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम कहते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, क्योंकि ये मेल और फीमेल दोनों में पाया जाता है। और जो वाई होता है इसको ऑटोसोम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं, या फिर कुछ नहीं पाया जाता ये भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं है, ठीक है। यहाँ सब है, तो देखो एग्जाम्पल एक्स और XO का देखो, किसका देखते हैं, XO का। तो XO टाइप जो है, XO टाइप हमने अभी पढ़ा ना, इट वाज आल्सो ऑब्जर्व्ड दैट इन अ लार्ज नंबर ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है। किसका एग्जांपल आ जाएगा, इंसेक्ट्स में आ जाएगा, ठीक है। एक्स क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम हो गया और जो O हो गया वो ऑटोसोम हो गया, ठीक है। तो किसमें पाया जाता है XO टाइप का, इंसेक्ट्स में, किसमें, इंसेक्ट्स में पाया जाता है, ठीक है। और फिर XY और XX किसमें पाया जाता है, ह्यूमंस में पाया जाता है, ठीक है। ZZ और ZW ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है, देखो ये एग्जांपल है ना, ये बर्ड्स में पाया जाता है। इसमें खास बात क्या है, देखो XY में क्या है, ये फीमेल में होती है, हाँ, और ये मेल में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो ये है ना ZW हेट्रोजाइगस कंडीशन है, ये फीमेल में पाई जाती है, और जो होमोजाइगस कंडीशन है ये मेल में पाई जाती है, ये याद रखना, ठीक है। इंसेक्ट्स में पाया जाता है क्या, XO टाइप का सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। यहाँ पे ये सारी चीजें हमको एक्सप्लेन की हुई है, XO टाइप एंड XY टाइप। मेल हेट्रोगैमेटी किसमें किसमें दिखेगी, XO टाइप में ये मेल का हो जाएगा, और XY ये मेल है हेट्रोगैमेटी। और जो इंसेक्ट है ड्रोसोफिला, किसका, ड्रोसोफिला, ठीक है। देखो मेल हेट्रोगैमेटी यहाँ पे ये इससे ज्यादा कुछ नहीं है, और बर्ड्स में फीमेल हेट्रोगैमेटी दिखती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी की यहाँ पे ये सारी लाइन है जो कि नीट में यही आएगा, मेन आएगा इन सबका किसका किसका क्या है, ठीक है। इस पे ज्यादा लोड नहीं लेना इस पेज पे, ठीक है। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको पता है क्या, फीमेल का XX होता है, मेल का XY होता है। अब देखो सेक्स डिटर्मिनेशन, वुमेन हमेशा, फीमेल जो हमेशा होगी वो X क्रोमोसोम देगी, ये X देगा और Y देगा। तो मेल होगा या फीमेल होगा ये कौन डिसाइड कर रहा है, मेल का क्रोमोसोम डिसाइड कर रहा है, किसका क्रोमोसोम डिसाइड कर रहा है, मेल का कर रहा है। लेकिन हमारे सोसाइटी में पहले होता था, अभी भी थोड़ा बहुत है गांव के रीजन में, कि फीमेल को हम मानते हैं कि उनके गलती है, बट अगर उनको साइंटिफिक बेसिस पता होगी तो उनको पता चलेगा कि ये तो मेल में दिक्कत है, मेल में भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि नेचुरल बेसिस जो है ये यही है कि XY उनके पास होता है, तो कौन सा क्रोमोसोम आएगा वो उन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं हनी बी के बारे में पढ़ते हैं, ये नीट में क्वेश्चन अब आजकल आते हैं, कभी कभी आ जाता है। देखो द सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम इन एन इंडिविजुअल रिसीव्ड, ठीक है। एन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम द यूनियन ऑफ स्पर्म एंड एग डेवलप एज फीमेल क्वीन और वर्कर, मेल और फीमेल में हो गया तो क्या बन गई, वर्कर हो गए। देखो इसमें क्या खास बात है, जो फीमेल है ना वो 2N होती है, और जो मेल होगी वो N होगी। अब गैमीट बन गया, यहाँ से N बना, यहाँ से N बना, ठीक है। अब देखो अगर ये दोनों ज्वाइन कर गए तो 2N हो गया, अगर इसमें पार्थिनोजेनेसिस हो गई तो 16 बन गया, तो ये मेल हो गया। तो क्या हो गया, इसका कोई फादर नहीं है, ठीक है। अभी देखने दिखाएं, एज एन अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज मेल, इसके पास एक एन था ना, एक तो इससे कंबाइन कर गया, एक इससे कंबाइन कर गया। दिस मींस दैट मेल्स have half the number of the chromosome than that of the female. The females have diploid having 32 chromosome and male have haploid having 16 chromosome. This is called haplodiploid sex determination. क्या कहते हैं, haplodiploid sex
डिटर्मिनेशन, ठीक है। And the special characteristic features such as the male produce sperm by mitosis, they do not have, देखो यहाँ पे हमको हाईलाइट कर लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के कंसिडरेशन से। The males produce sperm by mitosis, they do not have father, thus cannot have sons, but have a grandfather and can have grandsons, ठीक है। यहाँ तक हम पढ़ लेंगे, यहाँ तक ध्यान रखना है, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमको क्या देखना है मेनली कि डिप्लॉयड कौन होता है और हैप्लॉयड कौन होता है। तो हम इस लेक्चर में इतना पढ़ रहे हैं, अगले लेक्चर में हम म्यूटेशन और बाकी बचे हुए टॉपिक को कवर करेंगे। ये चैप्टर बड़ा है तो इस वजह से ये 2 वीडियोस में आएगा। बाकी इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ये इस वीडियो को शेयर करिए, प्री मेडिको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं आप गूगल प्ले स्टोर से। अगले वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। थैंक यू।